स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बता देंगे ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया। बड़े ही मुश्किल से अभी हमारी क्लास चालू हुई है, पता नहीं नेट को क्या हो गया है। नेट अभी भी मुझे बड़ा कमजोर नजर आ रहा है बेटा, है ना। हो सकता है आपको हल्का फुल्का लैग भी नजर आ रहा हो आपके इसमें। ये थोड़ी सी बारिश हो जाती है और एयरटेल के नेट ठप्प पड़ जाते हैं, है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी तो बारिश का सीजन जाने में है बेटा। कल थोड़ी बड़ी बारिश हो गई नागपुर में, ये एयरटेल का नेट बैठ गया वहां पर। वो दीदी एयरटेल के आकर पहाड़ों पर नेट मिलेगा, इधर चट्टानों पर नेट मिलेगा। भैया यार सिटी में तुम्हारा नेट नहीं मिल रहा, उसका क्या, है ना। वो सब छोड़ छाड़ के, है ना, पहाड़ों पे नेट देना है, ये करना है ना वो करना है। अरे बहुत चोचलेबाजी है नेट इसकी, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपके साथ। खतरनाक है एयरटेल, लैग हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नए टॉपिक से शुरू करेंगे, नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, नए टॉपिक से रिलेटेड जानकारी लेंगे। चलिए सर, कल हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 के अंदर आया था, हमने ये देखा। फिर हम लोगों ने पढ़ा सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर हमें एग्रीमेंट नहीं समझा तो हमने एग्रीमेंट को समझा। एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन के तौर पर काम करते हैं, उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। सर फिर मुझे एक बात बताइए, अब आपने प्रॉमिस बोला, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। प्रॉमिस मतलब when a person to whom proposal is made, मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रपोजल ऑफर देते हो विद, और वो व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, सिग्निफाई करता है अपने असेंट को, अपने अप्रूवल को, तो हम लोग कहते हैं प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे प्रॉमिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, हम लोग उसे प्रॉमिस कहते हैं। समझ में आया क्या आपको बात है। ऑलराइट सर, अब मुझे एक बात बताइए सर, इसके अंदर अपन ने ये भी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी आता है। अब ये एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट सर, इसका मतलब यहां पर गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी को अराइज करना चाहिए। जो भी लोगों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस है ना, उससे लीगल ड्यूटी लोगों की क्रिएट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो बच्चों, लीगल ड्यूटी लोगों की क्रिएट होनी चाहिए सर, ऐसा यहां पर बोला गया है। फिर हम लोगों ने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का बेसिक डिफरेंस देखा था। देन हम लोगों ने पढ़ना चालू किया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आप चाहते हो कि लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या सामग्री उसके अंदर जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट अपन लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था टू पार्टीज से रिलेटेड, कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज का होना जरूरी है। मिनिमम 2 पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और ये दोनों पार्टीज आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए किसके अंदर, लीगल एग्जिस्टेंस के अंदर। दूसरा, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों यहां पर कि पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने का। किसका, लीगल ऑब्लिगेशन को। अगर सर कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है तो क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है क्या, नहीं सर, वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं माना जाता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर अपन ने पढ़ा था अदर फॉर्मेलिटीज। अदर फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि कुछ केसेस के अंदर, फिर से रिपीट कर दूं मैं आपको, कुछ केसेस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है सर, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, या अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो राइटिंग भी होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ऐसा यहां पर लॉ कहता है। कौन कहता है बोलो बच्चों, ऐसा यहां पर लॉ कहता है। ये चीजें अपन लोगों ने पढ़ी थी। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, इसे कौन सा अदर फॉर्मेलिटीज वाला पॉइंट यहां पर बोला जाता है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा यहां पर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों,
अब हम लोग बात करेंगे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग से रिलेटेड चर्चा करेंगे कि सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। यहां तक अपनी सारी चीजें बढ़िया से फिनिश ऑफ हो गई थी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। चलो बच्चों, फोर्थ पॉइंट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या होता है? तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब होता है सर, इसका अर्थ यहां पर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसके अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि सर वो सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, वेग या इनडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, ऐसा ये यहां पर बोलना चाह रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर है ना, ऐसा अगर मैं बात करूं, दृढ़ता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कितना करना है। मतलब सर आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होना चाहिए सर, वो वेग नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो वेग। वेग मतलब अनसर्टन नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोल रखा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो जरा। मान लो मैं जाता हूं बच्चों यहां पर शॉपकीपर के पास, है ना, और मैं शॉपकीपर से कहता हूं भैया मैं आपको 100 रुपए देता हूं, बदले में आप मुझे क्या दो? बदले में आप मुझे चॉकलेट दो। क्या दो? बोलो बच्चों, बदले में आप मुझे चॉकलेट दो। अब जरा मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या ये बताया क्या मुझे कौन सी चॉकलेट चाहिए? मैंने क्या ये बताया क्या मुझे कितने रुपए वाली चॉकलेट चाहिए? नहीं। मैं अगर ऐसा बोलूं भैया मैं आपको 100 रुपए दूंगा, मुझे 10-10 रुपए वाली डेयरी मिल्क दो, तो इसके अंदर मैंने डेयरी मिल्क भी बताया, 10 रुपए वाली भी बताया, और कितने क्वांटिटी में चाहिए ये भी बताया। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होगा। पर मैं ये बोलूं कि मैं 100 रुपए आपको दूंगा, आप मुझे बदले में चॉकलेट दो, इसका मतलब क्या ये सर्टेनिटी वाला पॉइंट हुआ क्या? नहीं सर, ये वेग टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, ये वेग टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो ना, वेग। मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब ये होता है सर कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि पार्टीज को आखिर करना क्या। अरे भैया पार्टीज को चाहिए क्या, इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या? हाँ सर, होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऐसा यहां पर फोर्थ पॉइंट कहता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट को रीड करेंगे। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और इनडेफिनाइट। एग्जांपल, अगर ए एग्री करता है बी को कि मैं तुझे ऑयल बेचूंगा, पर कौन सा ऑयल बेचूंगा ये नहीं बताया गया। खाने का ऑयल बेचूंगा, बालों में लगाने का बेचूंगा, गाड़ी में डालने का बेचूंगा, मशीन में डालने का बेचूंगा, ये नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला कि मैं ऑयल बेचूंगा, ऑयल बेचूंगा, ऑयल बेचूंगा। तो ऐसा चलता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं चलता, वो वेग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बोलो जल्दी से, वेग माना जाता है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको पहला पॉइंट एकदम बढ़िया से क्लियर है? चलिए सर, अब चलेंगे हम लोग आज के हमारा दूसरा पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहता है यहां पर? बोलो हमारा फिफ्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर अब ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होना चाहिए? बोलो, इट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। सर ये केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस का अर्थ क्या होता है? कि आपके दो पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक्चुअल में लोग उसको केपेबल हो, एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट केपेबल होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर है हमारे पास कौन? सचिन। और यहां पर कौन है? यहां पर हूं मैं सचिन से कहता हूं सचिन मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, एक काम करो तुम है ना इंडिया के समुद्री तट से एक काम करो, ऑस्ट्रेलिया तैर के जाओ या बाली तैर के जाओ करके। मतलब मैं सचिन को यहां पर बोल रहा हूं कि स्विम करके तुम कहां पर जाओ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाओ। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या? नहीं। मैं सचिन को बोल रहा हूं एक काम करता हूं सचिन तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं चुटकी बजाऊंगा, तुम गायब होकर सीधा दुबई में पहुंच जाओगे। तो ये मुझे बताइए क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है? क्या? नहीं सर। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, जो बोला गप्पे से वहां पर है ना वो हो जाए करके, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इट शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हवा हवाई बातें चलेंगी क्या? नहीं सर, हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। समझे आप बात को? देखो यहां पर क्या possibility of performance. The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do impossible and
इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो इम्पॉसिबल एक्ट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मिस्टर ए से तुम मुझे 1 लाख रुपए दो और तुम्हारी जो वाइफ जिसकी डेथ हो चुकी है ना, मैं उसको दोबारा से जिंदा कर दूंगा, मेरे पास झाड़ फूक वाली क्रिया है करके। मुझे एक बात बताइए, ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है यार, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे, वैलिड होंगे क्या? नहीं सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, देखो, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मतलब मैं क्या ढूंढूंगा? मैं तुमको मैजिक से तिजोरी ढूंढ के दूंगा करके। अब ये एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो क्या? नहीं सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? बोलो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं कर सकते। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर है क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको पूरी बातें एकदम बढ़िया से मस्त से क्लियर क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे। एवरीवन 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 डन है आप लोगों का? चलिए सर, तो 2 पॉइंट अपन ने देखा, सर्टेनिटी मीनिंग देखा, और फिर अपन ने देखा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो भी दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, इट शुड बी पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब लोग उसको परफॉर्म कर पाना चाहिए। और दूसरा, वो एग्रीमेंट सर्टन होना चाहिए। सर्टन का मतलब होता है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है करके, ये आपको पता हो, तब उसे सर्टेनिटी कहा जाता है। चलो फटाक से नॉट गिवन इन सेक्शन 10 के 5 पॉइंट्स को एक बार क्विकली गो थ्रू करो, एंड देन फिर उसके बाद मैं चलूंगा अगले टॉपिक के ऊपर, गिवन इन सेक्शन 10 के ऊपर। जितना मैं रोज पढ़ाऊं आपको उसको रोज घर पर बच्चों रिवाइज करना है। हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा जो भी टॉपिक्स को मैं डेली पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करने के लिए, बट डेली आप लोगों को पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल भी आपने छूट नहीं देना है, बिल्कुल भी एक दिन भी आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जिस दिन मान लो आपने सेल्फ रिविजन नहीं किया, अगले दिन के क्लास में मत आना, पहले सेल्फ रिवाइज करना और उसके बाद अगले दिन की क्लास देखना। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड भी देख रहा है ना, तो उसने भी यही फॉर्मेट को अपनाना है जो मैं बता रहा हूं, कि जो मैं आज पढ़ा उसको वो व्यक्ति क्या करेगा, पहले कवर करेगा और उसके बाद ही अगले लेक्चर को देखेगा, तब तक वो अगले लेक्चर को नहीं देखेगा। ठीक है, ऑलराइट सर, चलिए आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे गिवन इन सेक्शन 10। एक बार आप लोग पढ़ लो फटाफट, जितना भी मैंने 5 पॉइंट पढ़ाया है अभी, फटाफट गो थ्रू करो। चलो डन है, आ जाओ सर। अब हम लोग बात करेंगे गिवन इन सेक्शन 10, मतलब कुछ ऐसे असेंशियल है बच्चों जो सेक्शन 10 के अंदर दिए हुए हैं। अब मैं आपको खास बात बताऊं, ये जितने भी असेंशियल सेक्शन 10 के अंदर दिए ना, इसके ऊपर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स मिल जाएंगे। जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये यूनिट नंबर 1 ही बात करने वाला है। प्री कंसेंट के बारे में यूनिट नंबर 3 बात करता है। फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यूनिट नंबर 3 बात करता है। कंसिडरेशन के बारे में यूनिट नंबर 2 बात करता है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड के बारे में यूनिट नंबर 3 बातचीत करता है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी असेंशियल्स जो दिए हैं सेक्शन नंबर 10 के अंदर ना, उसके अंदर समझिए आप बात को, इससे रिलेटेड इंडिविजुअल चैप्टर्स भी है जिसके अंदर पूरे इंपॉर्टेंट टर्म्स को और उस चीज को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये जितने भी पॉइंटर्स है ना, ये आपको कुछ अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली आपको ये जो 5-6 पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रह जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आओ एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बराबर है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट। ऑफर एंड उसके एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट ही कहा जाता है। अपन ने अगर याद है तो कल के इक्वेशन में भी देखा था किस तरीके से ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 अपने एग्रीमेंट को बना रहा था। तो हमने ऑफर एक जगह कर दिया, एग्रीमेंट एक जगह कर दिया, मतलब एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऐसा अपन लोगों ने कल यहां पर
पर प्रूव भी करके बताया था मैंने आपको। अब ये पहला असेंशियल कह रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, तो थोड़े से अगर आप पन्ने पलटाओगे ना, तो थोड़े से पन्ने पलटाने के बाद आपको क्या नजर आएगा, आपको देखो एक टॉपिक नजर आएगा ऑफर या प्रपोजल। पेज नंबर 1.11 के ऊपर ऑफर एंड प्रपोजल का पॉइंट आपको नजर आएगा। प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से अपन लोग इस टॉपिक को पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो प्रपोजल या ऑफर के बारे में यहां पर दिया होता है, आप समझ रहे क्या बात को, इसके अंदर दे रखा है। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पूरे किसकी बात की गई है, जितने भी असेंशियल है जो सेक्शन 10 में देके रखे हैं ना, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। होप सो आप सबको समझ में आ रहा हो। अब देखो क्या सबसे पहला यहां पर क्या आता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इनका कहना है कि भैया देखो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज इज कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर एंड उसका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो बच्चों, और एग्रीमेंट होना चाहिए। मैंने क्या कहा समझना, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, या एग्रीमेंट होना चाहिए। अरे भैया हमने कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ही देखा था, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा अगर एग्रीमेंट नहीं होगा। तो मानते हो कि नहीं मानते हो बात को, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या, नहीं सर। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता सर, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं 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 पॉसिबल नहीं है सर ये चीज, है ना। तो ये अपना ऑलरेडी मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है क्या, बहुत जरूरी है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इसको असेंशियल बोला जाता है कि एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप क्या बनाना चाहते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो। तो क्या बनाना चाहते हो बोलो बच्चों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सेक्शन नंबर 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कुछ भी नया पढ़ा क्या अपन ने, मुझे एक बात जल्दी से बताइए, मुझे कुछ भी अपन ने नया पॉइंट यहां पर पढ़ा क्या, नहीं सर कोई भी नया पॉइंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा यहां पर। ये तो वही पुराना पॉइंट है जो अपन लोग कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अपन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और प्रपोजल की डेफिनेशन में जान चुके हैं। तो ऑलरेडी इस चीज के बारे में अपने को पता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल पता है, ठीक है। चलिए सर आ जाओ अगला वाला टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट यहां पर बात करेंगे फ्री कंसेंट। क्या है बोलो जल्दी से, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या बोला बोलो बच्चों, फ्री कंसेंट। अब मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले अपन लोग चर्चा करेंगे कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो कंसेंट का मतलब होता है एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, इसे क्या बोला जाता है, इसे कंसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, इसको कंसेंट कहा जाता है। सभी लोग जल्दी से बताना मुझे, इसको कंसेंट कहा जाता है। एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन अ सेम सेंस, इसे हम लोग कहते हैं कंसेंट। ऑलराइट, अब सर ये फ्री का क्या मतलब होता है, फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी प्रेशर। क्या होता है बोलो बच्चों, विदाउट एनी प्रेशर को अपन लोग कहते हैं फ्री। क्या कहते हैं बोलो, फ्री कहते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट सर, अब सबसे पहले अपन लोग समझेंगे कंसेंट के मतलब को। कंसेंट का मतलब होता है एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन अ सेम सेंस। आओ मैं आपके साथ एग्जांपल देके आपको बताता हूं, ध्यान देना बच्चों। ये कौन है, ये हूं मैं यानी कि आईजी सर, और मैं अगर यहां पर बात करूं ना तो ये कौन है बच्चों, ये है पीजे। पीजे कौन है, प्रियंका जैन, ठीक है ना। ये कौन है, पीजे, प्रियंका जैन। ऑल राइट सर, अब देखो यहां पर क्या, नहीं नहीं कोई लैग वैग मेरे हिसाब से तो नहीं है, अभी एकदम बढ़िया सब कुछ दिख रहा है बेटा, है ना। लैग आपके नेट में आ रहा है कुछ, देखो अगर मेरे तरफ से लैग आता है तो सबको लैग आएगा। अगर आपके नेट में प्रॉब्लम है, आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आपको लैग आएगा, इस बात का याद रखना, ठीक है। ऑल राइट सर, अब देखो क्या, मेरे पास है ना दो कार है बच्चों, एक ब्लैक कलर की कार है और एक रेड कलर की कार है। क्या कहा मैंने बोलो, एक ब्लैक कलर की कार है और एक रेड कलर की कार है। मैं है ना बच्चों इस कार को सेल करना चाहता था, कितने में, 5 लाख रुपए में मैं इस कार को सेल करना चाहता था। ऑल राइट, अब मेरे घर के आगे कार को सेल करने का बोर्ड लगा हुआ है।
अब ये जो प्रियंका है ना, इसकी नजर ऑलरेडी मेरे कार के ऊपर है। इसको ऑलरेडी क्या करना है बच्चों, इसको ऑलरेडी मेरी ब्लैक कलर की कार खरीदना है। प्रियंका वो बोर्ड को देखती है कि मेरे को 5 लाख रुपए में कार बेचना है। प्रियंका गेट खोल के घर के अंदर आ जाती है और कहती है सर एक काम करो ना, एक काम करो सर, ये 5 लाख रुपए पकड़ो, मुझे कार दे दो। मैंने उसको कार की चाबी दे दिया प्रियंका को। प्रियंका जाती है बच्चों किसके पास, प्रियंका जाती है बच्चों यहां पर इस ब्लैक कलर की कार के पास चाबी से ओपन करने के लिए। बट ये रेड कलर की कार देखो ना, इसके लाइट जो है ना वो चुक चुक कर रहे हैं बेटा। ऐसा वो बटन दबाते तो चुक चुक नहीं करते क्या, लाइट है ना वैसे चुक चुक कर रहे हैं। प्रियंका कह रही है जबरदस्त चाबी है सर, अपनी कार भी खुल रही है और बाकी लोगों की भी कार खुल जाएंगी, खतरनाक कार है सर, मैं तो फैन हो गई इसकी। मैंने कहा क्या बोल रही हो प्रियंका, मैंने तुमको लाल कलर की कार बेचा हूं तो तुम लाल कलर की कार क्यों, जिसकी कार, जो मैंने कार तुमको बेचा हूं वही गाड़ी चुक चुक करेंगे ना, कोई दूसरी गाड़ी कैसे चुक चुक करेंगी। आप समझेगा बात को, है ना, कोई दूसरी गाड़ी कैसे चुक चुक करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जरा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरे और प्रियंका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है करके, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या मेरे और प्रियंका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है करके। नहीं सर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। जो आप बेचना चाहते हो प्रियंका वो नहीं खरीदना चाहती, जो प्रियंका खरीदना चाहती है आप वो नहीं बेचना चाहते हो। दोनों एक ही चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा यहां पर कंसेंट नहीं है। क्या बोलूंगा मैं, बोलो बच्चों, यहां पर कंसेंट नहीं है करके मैं ऐसा बोलूंगा। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। मतलब जो मैं बेचना चाहता हूं वही सामने वाला खरीदे, या जो सामने वाला खरीदना चाहता है मैं वही बेच रहा हूं, उसे बोला जाता है बच्चों कंसेंट। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, इसे कहा जाता है कंसेंट, इस चीज को कहा जाता है कंसेंट। तो अपने केस के अंदर मुझे बताइए कंसेंट था क्या, मीटिंग ऑफ माइंड्स था क्या। नहीं सर अपने केस के अंदर कंसेंट नहीं था। तो देखो, two or more person are said to be in a consent when they agree upon same thing in a same sense। इसे आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स बोला जाता है। और लैटिन शब्द में इसे कहते हैं कंसेंसस एड इडियम। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, कंसेंसस एड इडियम इसे कहा जाता है। ठीक है ना। अब फिर सेकेंड पॉइंट में बोल के रखा है कि ऐसा कंसेंट है ना फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी प्रेशर होना चाहिए। बट समझना, मैं बोलूंगा कि कंसेंट इज नॉट फ्री। क्या बोलूंगा मैं, बोलो, कंसेंट इज नॉट फ्री, कंसेंट इज नॉट फ्री इफ कॉज्ड बाय, इफ कॉज्ड बाय CUFM। क्या कहा मैंने, बोलो CUFM। मतलब अगर कंसेंट आप, मतलब अगर कंसेंट आपने कोवर्जन से लिया है, या कंसेंट आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है, या कंसेंट आपने फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, या आपने मिसस्टेटमेंट से ऑब्टेन किया है, या आपने मिस्टेक से ऑब्टेन किया है। मतलब अगर आप सामने वाले पार्टी का कंसेंट जो है ना वो CUFM की मदद से ऑब्टेन करते हो, तो मैं बोलूंगा तब कंसेंट फ्री नहीं माना जाता। कोवर्जन का मतलब होता है फिजिकल जोर जबरदस्ती करना। मैं आपके ऊपर बंदूक रख के आपको हाँ मनवा रहा हूं बेटा आपकी जमीन बेचने के लिए, इसे कोवर्जन बोला जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जब मैं आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता हूं। जैसे मैं एजुकेटर हूं, आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट है, आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो मैं आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के क्या कर लेता हूं, आपसे आपकी कार बिकवा लेता हूं मुझे। तो मैं बोलूंगा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे बाबा और उसका चेला, कुछ लोग एकदम अंधभक्त होते हैं, कोई कोई बाबा के, बाबा प्रॉपर्टी मांगे दे दो, बाबा सोने जवाहरात मांगे दे दो, बाबा कार मांगे दे दो, तो इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि आपको बात है, ऑलराइट। इसके अलावा फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जानबूझ के झूठ बोल के मैंने आपको मूर्ख बना के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो फोन है ना बच्चों, ये फोन सुमसुम का था, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो फोन है ना ये तो पाइनएप्पल का फोन है करके, है ना। मैं आपको झूठ बोल रहा हूं कि ये फोन सुमसुम का नहीं है, पाइनएप्पल का है करके, ताकि मैं आपसे ज्यादा पैसे ले सकूं, तो इसे फ्रॉड बोला जाता है। और मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है गलती से झूठ
झूठ बोलना, फ्रॉड में जानबूझ के झूठ बोला जाता है, मिस्टेक में गलती से झूठ बोला जाता है। तो इन सारे केसेस के अंदर जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोग कहते हैं कि फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब कि कंसेंट यहां पर फ्री है क्या? नहीं सर, कंसेंट यहां पर फ्री नहीं है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या मैं जो कह रहा हूं? अच्छा मुझे जरा एक बात बताइए, मुझे जरा एक बात बताइए यहां पर कि ये जो चीजें हैं ना, एक बात सारे के सारे लोग बताना, ये जो चीजें हैं ना ये हम लोग यूनिट नंबर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या कहा मैंने? बोलो, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कोवर्जन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल होने वाला है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। बट एज ऑफ नाउ एक बेसिक चीज आप ध्यान रखो कि अगर ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो समझ जाना बात को कि कंसेंट आपका फ्री नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड के जगह वॉइडेबल हो जाता है, और मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब ये वॉइडेबल क्या है और वॉइड क्या है ये भी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की आगे डेफिनेशन दे रखी है। तो जब मैं आपको ये डेफिनेशन को पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तब मैं आपको दोबारा से यहां पर आके रेफर भी करवा दूंगा, देखो यहां पर क्या बोला जा रहा था करके। ठीक है, देखिए सर अगला देखो, फर्दर such consent is the consent would consider to be free if it is not caused by CUFM। मुझे बताओ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट CUFM से हुआ इसका मतलब कंसेंट इज नॉट फ्री, मतलब इसके द्वारा नहीं हुआ इसका मतलब कंसेंट फ्री है, या इसके वजह से हुआ तो कंसेंट इज नॉट फ्री है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगला, when consent to an agreement is caused by coercion, undue influence, fraud या misrepresentation, agreement voidable हो जाता है at the option of parties who so called voidable का मतलब होता है कि option to avoid। voidable का मतलब क्या होता है? ऑप्शन टू अवॉइड, मतलब एग्रीव पार्टी के पास, दुखी आत्मा के पास, एग्रीव पार्टी के पास, दुखी आत्मा के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है CUFM के केस में। और वही अगर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक से होता है ना, मिस्टेक से होता है, मिस्टेक से होता है तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। क्या माना जाता है? बोलो बच्चों, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है जो चीज हो ही नहीं सकती कभी करके। जैसे पहले केस में ऑप्शन आ रहा था, यहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहां पर बोलेंगे हो ही नहीं सकता करके, ऐसा उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाना। क्या हो जाना? बोलो जल्दी से, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाना। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें सभी लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे, क्या आपको ये बातें अभी तक एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, यस सर। चलिए आइए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, तीसरा, जो अगेन यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ने वाले, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बोलो बच्चों, अगला एसेंशियल है अपना कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं ना, उन लोगों की औकात होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। अरे भाई साहब, लेकिन लॉ ऐसे हर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए लॉ क्या लिखता है यहां पर? कैपेसिटी लिखता है। क्या लिखता है? बोलो बच्चों, कैपेसिटी। तो इनका कहना है कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है उनकी हैसियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोलो बच्चों, उनकी हैसियत होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब हैसियत है ना 3 तरीकों से बन सकती है। पहला, पार्टी मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब क्या होता है? 18 साल के ऊपर की पार्टीज होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दूसरा, पार्टीज साउंड माइंड की होनी चाहिए। साउंड माइंड का मतलब होता है वो अपने होशो आवाज में होनी चाहिए। अगर कोई बेवड़ा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता। अगर कोई सरफिरा व्यक्ति, पागल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो व्यक्ति भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है क्या? नहीं सर, वो व्यक्ति भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं बनाता। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, इनका कहना है कि वो व्यक्ति शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड। क्या कहा मैंने? बोलो, नॉट बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब इनका कहना है कि लॉ के अंदर ना, लॉ ने क्या करके रखा है? लॉ ने एक लिस्ट दे के रखी है जिसके अंदर उन्होंने नाम दे के रखा है या लोगों के पोजीशन के बारे में बता रखा है कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है,
तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए एलियन एनिमी होंगे और हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सर। इसे बोला जाता है एलियन एनिमी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के केस में टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी वेदर एलियन एनिमी और फ्रेंड, याद आ रहा है क्या आपको, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि एलियन एनिमी अगर कोई होता है ना तो उस केस में उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना डिस्क्वालिफाइड होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, उस केस में उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना डिस्क्वालिफाइड होता है। तो ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है वो कंट्री के सारे लोग हमारे एलियन एनिमी होंगे और हम लोग क्या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। इन तीन चीजों से बनती है औकात, जिसे मैं कहता हूं यहां पर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। मतलब पार्टीज, अगर आप चाहते हो कि एक पार्टी कैपेबल है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो देखना क्या वो मेजर है, क्या वो साउंड माइंड के, क्या वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ये तीन चीजें है तो आप समझ जाना वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पर अगर ये तीन चीजें नहीं है तो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी क्या? नहीं सर, वो ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी सर। ऐसा यहां पर बोल रखा है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये पूरी बातें क्लियर? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये पूरी बातें एब्सोल्युटली बढ़िया से डन एंड डस्टेड है क्या? माइंड में गया क्या? चलिए सर आ जाओ यहां पर, देखो क्या capacity of a contract. Capacity to contract means legal ability of a person to enter into a valid contract. Legal ability of a person to enter into contract. सेक्शन 11 यहां पर बताता है, क्या बताता है बोलो, कि कौन पार्टीज कंपिटेंट होगा। अब सेक्शन 11 बताता है तो मुझे एक बात बताओ, आप सोचो ना, सेक्शन 11 बताता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर कोई, अच्छा, तीन चीजों के बारे में बताता है यहां पर। कौन से एक बार रीड करो फटाफट। देखो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, समझना बात को। अगर कोई व्यक्ति मेजर होगा, साउंड माइंड का होगा, क्या कहा मैंने बोलो, अगर कोई व्यक्ति मेजर होगा, साउंड माइंड का होगा और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं भी होगा, तो वो व्यक्ति, क्या आपको लगता नहीं बच्चों, वो व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? हाँ सर, वो व्यक्ति क्वालिफाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति क्या ये बल्ले बल्ले करेगा कि नहीं करेगा? है ना, करेगा बिल्कुल। कुछ भी बल्ले हो गई तू, बल्ले बल्ले हो जाएंगी बल्ले बल्ले। अब सर मुझे एक बात बताओ, आपने क्यों डांस करके बताया हमको बल्ले बल्ले? हाँ, आपने क्यों बताया? क्योंकि बल्ले बल्ले हम ऐसे करते हैं। तो जब मैं बल्ले बल्ले करूंगा तो सेक्शन नंबर 11 करूंगा कि देखो देखो मैं कैपेबल हो गया, हो जाएंगी बल्ले बल्ले। समझ रहे आप बात को? तो मतलब सेक्शन नंबर 11 क्या बताता है बच्चों, कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और जब भी सेक्शन नंबर 11 आएगा तो बल्ले बल्ले होने वाला है। इसका मतलब यहां पर ये तीन चीजों से बल्ले बल्ले हो सकता है, एक मेजॉरिटी, दूसरा साउंड माइंड और तीसरा नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या आपको सेक्शन नंबर याद रहेगा? नहीं, मुझे बोल दो जल्दी से, मुझे क्या आपको सेक्शन नंबर याद रहेगा क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। यस, ऑल राइट सर। अगला देखो यहां पर क्या, age of majority according to the law to which he is subject to. Age of contracting person, that is a person entering into a contract, must be 18 years of age. क्या कहा मैंने बोलो? must be 18 years of age होना चाहिए। पर्सन बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर्ड एज माइनर, और माइनर क्या होता है बच्चों? इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगला साउंड माइंड। साउंड माइंड क्या कहता है देखो, पर्सन रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब ही शुड बी इन हिज सेंसेस, मतलब वो अपने होशो आवाज में होना चाहिए। हिंदी में लिख के रख दो, अपने होशो आवाज में होना, सो दैट he understand the implication of a contract at the time of entering into a contract। मतलब एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, अपने होशो आवाज में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का इंप्लीकेशन समझे। क्या समझे बोलो? इंप्लीकेशन।
इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आखिर चल क्या रहा है ये उसको समझ में आना चाहिए सर, ऐसा। तो इसलिए देखो ल्यूनाटिक मतलब पागल या इडियोटिक या ड्रंकन पर्सन या कोई भी इनटॉक्सिकेंट ड्रग्स वग्स अगर लेके बैठा है वो, तो वो व्यक्ति यहाँ पर साउंड माइंड का माना जाता है क्या? नहीं सर, वो व्यक्ति यहाँ पर साउंड माइंड का नहीं माना जाता। क्या कहा मैंने, बोलो, वो व्यक्ति यहाँ पर साउंड माइंड का नहीं माना जाता। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या? सभी लोग सभी लोग सभी लोग जल्दी से बताएंगे, राइट। अगला देखो, अदर अदर नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू बीच इज सब्जेक्ट टू requires a person entering into a contract should not be, सुनो ना, should not be, क्या बोला बोलो बच्चों, should not be, should not be, should not be, should not be disqualified by his status in entering in such a contract. Such person are alien enemy, foreign sovereign, convicts। ये अब कौन होते हैं, तो एलियन एनिमी मैं बता चुका हूं। फॉरेन सॉवरेंस का मतलब क्या होता है, बाहर के विदेश के लोग, कुछ फॉरेन सॉवरेंस मतलब ऑफिसर्स के तौर पर इंडिया में आके रहते हैं, तो वो कुछ पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में कर सकते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और कॉन्विक्स का मतलब होता है जिनको कोर्ट ऑफ लॉ गिल्टी करार करता है, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया तो मर्डर करने के बाद उसको क्या कर देंगे, उसको जेल वेल में डाल देंगे, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति कॉन्विक्ट होता है, तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं सर, फिर ऐसा व्यक्ति यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस फुलफिल सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय सच पर्सन आर नॉट कंपिटेंट, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं क्या? नहीं सर, वैलिड नहीं होते। सर ये जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ा रहे हो इसके अंदर गिवन इन सेक्शन 10 के अंदर, क्या हमको याद रखना है? नहीं रखना है बच्चों, क्योंकि आगे ये टॉपिक बहुत डिटेल में आने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये टॉपिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी एज ऑफ नाउ आप इसको अगर आज पढ़ोगे भी तो सिर्फ मात्र समझने के लिए एक बार पढ़ लेना, बाकी आपको इसको याद वाद करने की जरूरत है क्या? अभी नहीं सर, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे तो यहां पर लिख भी देता हूं, रीड ओनली। क्या कहता हूं मैं, बोलो, रीड ओनली मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए सर, आ जाओ यहां पर, ध्यान देना। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट आता है कंसिडरेशन। किसके बारे में बात करता है, बोलो बच्चों, कंसिडरेशन, ठीक है ना। आ जाइए अगला टॉपिक, फोर्थ, कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है फायदा। क्या होता है, बोलो बच्चों, कंसिडरेशन का मतलब होता है फायदा, कि एक व्यक्ति को क्या फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसे बोला जाता है यहां पर क्या, कंसिडरेशन। क्या बोला जाता है, बोलो बच्चों, कंसिडरेशन। जैसे मुझे एक बात बताइए, मैं अगर बात करूं आईजी, और यहां पर है शॉपकीपर, मैं शॉपकीपर को 10 रुपए दे रहा हूं, तो शॉपकीपर को 10 का फायदा, और शॉपकीपर मुझे बिस्किट पैकेट दे रहा है तो मुझे बिस्किट पैकेट का फायदा। तो मेरे लिए क्या कंसीडरेशन है, बिस्किट पैकेट। शॉपकीपर के लिए क्या कंसीडरेशन है, 10 रुपए यहां पर कंसीडरेशन है। ऑल राइट सर, एकदम बढ़िया। कंसीडरेशन को लैटिन की भाषा में बोला जाता है क्विड प्रो क्यो। क्या बोला जाता है, बोलो बच्चों, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब एक व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फायदा मिलना चाहिए, तभी वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, या तभी वो व्यक्ति यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। अगर मुझे कुछ फायदा नहीं होगा ना, तो क्या मैं यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं सर। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए लोगों को सही कंसिडरेशन, वैलिड कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वैलिड नहीं होगा। इस बात का यहां पर ध्यान रखना, समझे क्या बात को? इस बात का आप यहां पर ध्यान रखेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? मतलब मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि कंसिडरेशन का मतलब होता है फायदा होना। फायदा किसको होता है बच्चों? दोनों पार्टीज को फायदा होना चाहिए, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर दोनों पार्टीज का फायदा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड होने वाला है क्या मित्रों? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होने वाला है, राइट। थैंक यू सो मच युवराज, ऑल प्लेजर ऑल माइंड, ठीक है। हाँ चलो देखो यहाँ पर क्या,
This is referred to as a quid pro quo, that is something in return, a valuable consideration in the sense of law. क्या कहा मैंने बोलो? A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, benefit accruing to one party. मतलब इनका कहना है सर कि कोई चीज का बेनिफिट एक पार्टी को मिलता है और उसी चीज का नुकसान कोई दूसरे के द्वारा सफर किया जाता है. कैसे कैसे कैसे? जैसे 10 रुपए शॉपकीपर को मिल रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपए का नुकसान किसका हो रहा है? आईजी सर का. ये एक कंसिडरेशन हुआ. और बिस्किट पैकेट का फायदा अगर आईजी सर को हो रहा है, इसका मतलब बिस्किट पैकेट का नुकसान किसको हो रहा है? शॉपकीपर को हो रहा है. तो इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि किसी एक पार्टी को फायदा होता है और किसी दूसरे पार्टी को नुकसान होता है. क्या होता है बोलो बच्चों? किसी दूसरे पार्टी को नुकसान होता है. क्या होता है बोलो जल्दी से? किसी दूसरे पार्टी को नुकसान होता है. समझे आप बात को? ये एग्जाम्पल को पढ़ेंगे. सभी लोग एग्जाम्पल को पढ़ के डन लिखेंगे. डन लिखेंगे. सर कंसीडरेशन के बारे में कब पढ़ेंगे डिटेल में? यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे. अगला जो चैप्टर है वो कंसीडरेशन के बारे में डिटेल में बात करता है. चलो डन 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 डन. चलिए सर आ जाओ यहां पर, ध्यान दो. अब सुनो 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 एकदम बढ़िया से ध्यान देना यहाँ पर. हाँ श्रेयस, मैंने ऑलरेडी लेक्चर आप देख भी सकते हैं बेटा, शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, है ना? अब चेक कर लेना एक बार. चलिए आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पर. अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर. अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है समझना. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बात करता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में. किसके बारे में बोलो बच्चों? लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है. इसका मतलब सबसे पहले कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब आपको जो फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो. और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस. क्या होता है बोलो बच्चों? पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कंसिडरेशन मतलब फायदा और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस. क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? पर्पस. तो इनका कहना है क्या? इनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का कंसिडरेशन है और जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, दोनों क्या होना चाहिए? दोनों लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल का अर्थ होता है लॉ के अनुसार चीजें होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए बोलो बच्चों? लॉ के अनुसार चीजें होनी चाहिए. इसे बोला जाता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? जैसे एग्जांपल, मैं अगर कहूं कि मैं मान्या को मैं बोलूं, मान्या तुम मुझे 100 रुपए दो, बदले में मैं आपको क्या दूंगा? बदले में मैं आपको यहां पर है ना, बदले में मैं आपको ड्रग्स बेचूंगा. तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है ना लॉफुल नहीं है. इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ड्रग्स वगैरह बेचना वगैरह है, तो ये लॉफुल हुआ क्या? नहीं सर. और मान्या को जो कंसिडरेशन मिलने वाला है ड्रग्स, वो भी क्या लॉफुल हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ. मतलब अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो मैं प्रियंका से कहता हूं प्रियंका तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं यहां पर प्रगति को किडनैप कर लूंगा. अब मुझे बताइए मेरे और प्रियंका के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका पर्पस जो है क्या वो लॉफुल हुआ क्या? नहीं सर, वो यहां पर लॉफुल नहीं हुआ. इस बात का आप यहां पर ध्यान देना, वो लॉफुल नहीं हुआ ना, क्योंकि सर उसका पर्पस है ना वो ठीक नहीं है.
अच्छा पर्पस नहीं है, खराब पर्पस है उसका। मतलब लॉ, लॉ क्या बोलता है? क्या लोगों को किडनैप करो, लोगों के फिरौती मांगो, ऐसा लॉ बोलता है क्या? नहीं सर, लॉ ऐसा कभी नहीं कहता। तो इनका वही कहना है कि आपका जो कंसिडरेशन है ना वो लॉफुल होना चाहिए, और आपका जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल हो, और ऑब्जेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस जो है वो भी आपका लॉफुल होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? ऑलराइट सर। अब देखो यहां पर क्या, the consideration and the object of agreement must be lawful. Section 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law. अगर लॉ इसको प्रोहिबिट करता है, जैसे ड्रग्स बेचने को लॉ मना करता है, तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। और इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या ये लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ कहता है चाइना से गुड्स मत बुलाना, अब आपने क्या किया, चाइना से डायरेक्टली गुड्स नहीं बुलाया, आपने चाइना से नेपाल भिजवाया और नेपाल से इंडिया में बुलाया, तो ये भी डिफीट कर रहा है प्रोविजन ऑफ लॉ को। तो मैं बोलूंगा अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल नहीं माना जाता। या अगर ये इन्वॉल्व करता है इंजुरी टू अ पर्सन या प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, जैसे किसी का मर्डर करना, किसी को किडनैप करना, या कोर्ट अगर इस चीज को इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोल दे, तो मैं अगेन बोलूंगा आप लोगों के साथ कि सर ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बच्चों, अनलॉफुल होती है, और आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या कहा मैंने, बोलो, जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए सर, उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? चलिए सर आ जाओ ई वाले पॉइंट पे देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, लॉफुल consideration and object, lawful consideration and object, लिखो, consideration and object must be lawful, must be lawful, must be lawful. It should not be one, पहला, prohibited by law, या दूसरा defeat provision of law। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे देखो चाइना से बैन किया गया है गुड्स बुलाना इंडिया में, तो अपन ने क्या किया, चाइना से नेपाल बुला के नेपाल से इंडिया में बुला लिया, तो ये भी तो लॉ के प्रोविजन को डिफीट ही करते हैं ना। तो अगेन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी अनलॉफुल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बोलो? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी अनलॉफुल माने जाते हैं। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें सभी लोगों को समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बोल दो मुझे, क्या आपको ये सभी लोगों को बातें क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल को पढ़ो एक बार जल्दी से, इसके एग्जाम्पल को पढ़ो। यूनिट 3 के अंदर अपन डिटेल में देखने वाले, इसके एग्जाम्पल को पढ़ो। चलो डन 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 डन। आइए सर, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, एफ वाले पॉइंट के ऊपर। मोटिवेशन कह रहा है सर ये बहुत स्लो चल रहा है। बेटा मोटिवेशन आप यूट्यूब पे से देख रहे हो सकता है आपका सितंबर अटेम्प्ट हो करके, ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ जनवरी वाले हैं, कोई मई 26 वाले हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इनको आइडिया नहीं है अभी तक लॉ वगैरह का। आपका रिवीजन हो गया तो आपको तो स्लो, आपको ये देखना ही नहीं है ना वीडियो, आप टाइटल तो देखो, क्या लाइव दिखा तो कोई भी वीडियो में घुस जाने का है ना, मस्त। अरे भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है भाई, वो सब 3 इडियट्स के सीन वहीं तक रखने का कि कहीं पर पढ़ाई का मौका मिले तो वो छोड़ता नहीं था। तो आप तो वो उसको सीरियसली लेके बैठ लिए है ना, बोले मैं भी जहां पर सर लाइव दिखे वहां जाके पढ़ लूंगा करके, नहीं भाई है ना, ये रेगुलर वीडियो है बेटा, ठीक है। आओ सर, चलिए आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों? आखिरी पॉइंट है अपना, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज टू बी वॉइड। आ जाओ लिखो 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड
टू बी वॉइड, टू बी वॉइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, लॉ के अंदर ना क्या करके रखा है, लॉ के अंदर एक लिस्ट दे के रखी है। क्या दे के रखी है बोलो? लिस्ट दे के रखी है कॉन्ट्रैक्ट्स की। किसकी बोलो बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो परफॉर्म नहीं किए जा सकते, मतलब जो लोग यहां पर नहीं बना सकते, ऐसा लॉ के अंदर लिस्ट दे के रखिए। जब मैं आपको यूनिट नंबर 3 को पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको उस लिस्ट को पढ़ाऊंगा कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, या कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में नहीं हो सकते। उसे बोला जाता है यहां पर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज टू बी वॉइड। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज टू बी वॉइड। ठीक है ना? आ जाइए अब देखो क्या, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी। क्या बोला यहां पर बोलो? एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स आइदर टू बी इलीगल और वॉइड। मतलब अगर लॉ ने किसी चीज को इलीगल या वॉइड बोल के रखा है, तो आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट मत करो जैसे लॉ ने बोल के रखा है मर्डर नहीं करना चाहिए, जेल करेंगे, किसी को किडनैप नहीं करना चाहिए, किसी से फिरौती नहीं मांगना चाहिए, आप वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मतलब सर जो लिस्ट दे के रखी है ना, जो लिस्ट दे के रखी है, उस लिस्ट से आपकी चीजें मैच होनी चाहिए। क्या? नहीं सर, उस लिस्ट से आपकी चीजें मैच नहीं होनी चाहिए। अगर आप वो लिस्ट वाले जो लॉ ने ऑलरेडी प्रोहिबिट या मना करके रखे, आप अगर जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड, इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। ठीक है? अब An illegal agreement is expressly impliedly prohibited by law। prohibited का मतलब होता है बैंड होता है लॉ के द्वारा। क्या होता है बोलो बच्चों? बैन होता है लॉ के द्वारा, इसे कहा जाता है प्रोहिबिटेड। अब वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो एग्जिस्टेंस में नहीं आता। और इलीगल में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो है ही है, पर इलीगल में पटके पड़ते हैं आपको, मतलब इलीगल में मार पड़ती है आपको, गवर्नमेंट से आपको जेल वेल करवाते हैं, पर वॉइड में आपको कुछ जेल वेल नहीं करवाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऑल राइट सर। अब एग्जांपल पढ़ लो। थ्रेट टू कमिट मर्डर हो गया, या पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट। डिफेमेटरी मतलब मतलब आप किसी को डिफेम कर रहे हो, है ना, किसी का नाम खराब करने वाले कुछ स्टेटमेंट कर रहे हो, या एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वगैरह। ये सारे जितने भी सिमिलर एग्रीमेंट्स है ना, दे आर द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ अगेन वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट। क्या कहा मैंने बोलो? वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है ना सर? अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए एग्रीमेंट बन सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप यहाँ पर प्रियंका। अगर अभी आप आगे पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना सब आएंगे आपको। इलीगल एग्रीमेंट आएंगे, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स आएंगे, वॉइड आएंगे, वैलिड आएंगे। सब चीजें अभी अपन लोग जस्ट अब पढ़ना स्टार्ट ही करेंगे अपन लोग इसको। ठीक है? चलिए सर, एक बार फटाफट ये चीजों को देख लो, एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर लो गिवन इन सेक्शन 10 को। अब हम लोग यहाँ पर अपना मेन जो असली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, यहां से अपना आप चालू होने जाता है कि कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे। फिर अपन इसके बाद चालू करेंगे ऑफर क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे कब ऑफर दिया जा सकता है, कब रिवोक हो सकता है, और उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। एक बार जस्ट आप एक बार ओवरव्यू कर लो, फिर मैं चालू करता हूं अपना बढ़िया वाली चीज। ठीक है? यस। हाँ आप कर सकते हो बेटा, यश वो आपके लिए देके रखिए, आपको जब पढ़ना है तब पढ़ो उससे बेटा। आप रिवीजन उसी से ही कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना? यस। चलो सर, आइए ध्यान दीजिए। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग आ जाएंगे, और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। आ जाइए बच्चों, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बोला रखा है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर चालू कर रहा हूँ किसके साथ? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। किसके साथ बोलो बच्चों? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं आप लोगों की यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। किसके बारे में बात करो बोलो? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे के सारे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सुनो 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 सुनो। ठीक है? देखो,
सबसे पहला इसके अंदर तो 3 बेसिस है। क्या है बोलो? 3 बेसिस है इसके अंदर। पहला बेसिस क्या है? वैलिडिटी यानी कि ई एनफोर्सेबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस और फिर है यहां पर फॉर्मेशन। तो पहला मैं बोलूंगा यहां पर एनफोर्सेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड फॉर्मेशन। एनफोर्सेबिलिटी, परफॉर्मेंस, फॉर्मेशन, एनफोर्सेबिलिटी, परफॉर्मेंस, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ठीक है, आइए सर, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान देना। सर एनफोर्सेबिलिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट एनफोर्सेबिलिटी के अंदर आता है, जो पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग अलग बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या हुआ यहां पर कि बेस क्या है? डिफरेंस करने का। जैसे एनफोर्सेबिलिटी के अलग टाइप्स है, परफॉर्मेंस के अलग टाइप्स है, फॉर्मेशन के अलग टाइप्स है, अलग अलग बेसिस है। जैसे मान लो अगर आप कोई कपड़े के शॉप में जाते हो और आप बोलते हो मुझे कपड़े दिखाओ, तो वो क्या बोलते हैं? वो एज पूछते हैं ना, कि कौन से एज के लिए कपड़े चाहिए। आपको 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का है, या बड़ा कोई लड़का है या अंकल है, किसके लिए कपड़े चाहिए? तो वो बेसिस पूछते हैं ना आपसे। बस वैसा ही यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप्स है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप्स है, तो ऐसे केस के अंदर ये हम लोग बात कर रहे हैं एनफोर्सेबिलिटी को लेके। किसको लेके बात कर रहे हैं बोलो बच्चों? एनफोर्सेबिलिटी को लेके अपन लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहला पॉइंट देखो एनफोर्सेबिलिटी का क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर कहता है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? ध्यान देना यहां पर क्या, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो बच्चों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, एक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कब बोलेंगे? जब उसके अंदर ऑल असेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होंगे, या उसके अंदर सम असेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होंगे? बताओ जरा मुझे। एक कॉन्ट्रैक्ट को अपन लोग वैलिड कब बोलेंगे? जब ऑल असेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होंगे या सम असेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होंगे? फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए मुझे, कब हम लोग बोलेंगे? बिल्कुल सही कह रही है प्रियंका। सर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तो तभी बोलेंगे ना, जब सब असेंशियल एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे। तब सम होंगे तो हम लोग उसको वैलिड नहीं बोलेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है सर। क्योंकि जैसे खाने में पूरी सामग्री अगर डलेंगी तभी बढ़िया सी की सब्जी बनने वाली है। कल अपन ने यही तो पढ़ रहे थे ना, पनीर के सब्जी के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिए थे अपन ने। तो उसी प्रकार से जब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोल रहे हो ना, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल असेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए। तब जाके मैं क्या बोलूंगा? तब जाके मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वैलिड होने वाला है। क्या? हाँ सर, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वैलिड होने वाला है। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वैलिड होने वाला है। ठीक है, चलिए सर देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तब जाके ये बाइंडिंग और एनफोर्सेबल होता है, मतलब सारे असेंशियल एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपने कई बार शब्द आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है करके। क्या कहा मैंने बोलो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, वॉइड की अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तो वॉइड का मतलब होता है अनएनफोर्शिएबल। क्या होता है बोलो? अनएनफोर्शिएबल। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्शिएबल। आइला सर ये कैसे हो सकता है कि आप एक जगह बोल रहे हो एनफोर्शिएबल है और आप एक जगह लिख रहे हो अनएनफोर्शिएबल है करके? ऐसा कैसे हो सकता है सर? एग्जैक्टली, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का यही बात है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है एक्चुअली? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना दोस्तों, सुनो ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है ना, वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो? वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है। पर बाद में
कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं या कोई लॉ चेंज हो जाता है और उसके कारण अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अब ये वॉइड टर्न हो जाता है क्योंकि अब वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। सर एग्जांपल दूंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर कौन, यहां मैं बात करूंगा किसके बारे में, मैं यहां पर बात करूंगा आदित्य के बारे में। ये जो आदित्य है ना बच्चों, क्या करता है यहां पर, ये अजय देवगन के साथ, एडी के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करता है। एडी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दो, 2 लाख रुपए पैकेट दो, किसके, शैमल के पैकेट दो। बच्चों किसके पैकेट दो, बोलो शैमल, विमल नहीं, शैमल के पैकेट दो। बोलो बोलो जुबा केसरी, समझा बात को, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में मिर्ची का स्वाद। तो ऐसे केस के अंदर मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तुम 2 लाख पैकेट मुझे शैमल के देना। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब बना, ये कॉन्ट्रैक्ट बना 10 सितंबर को। कब बना बोलो बच्चों, 10 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट बना। और शैमल देने की बात कब की जा रही थी, शैमल दिया जा रहा था बच्चों यहां पर 20 सितंबर को। कब दिया जा रहा था बोलो जल्दी से, 20 सितंबर को शैमल के देने की बातचीत की जा रही थी। क्या अब आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई कि इतनी? तो कॉन्टैक्ट हुआ किसके बीच में, आदित्य के बीच में और अजय देवगन के बीच में, कि आदित्य अजय देवगन को 1 लाख रुपए देगा, अजय देवगन आदित्य को 2 लाख रुपए के, आप 2 लाख क्या देगा, विमल के पैकेट देगा। कितने पैकेट देगा, 2 लाख पैकेट्स देगा विमल के। अब मोदी जी बीच में आ जाते हैं और 15 सितंबर को मोदी जी कहते हैं कि आज से शैमल बेचना बैन करो करके। क्यों बैन करो, क्योंकि हमारे देश में एक ही लाल किला है, हमें और लाल किले नहीं चाहिए, लोग खाते और इधर उधर पिचकारी मारते रहते हैं, हमें ये सब गंदगी नहीं चाहिए देश के अंदर, शैमल को बैन करो। क्या करो बोलो बच्चों, शैमल को बैन करो करके। मतलब मुझे एक बात बताइए कि 10 तारीख को जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, क्या वो वैलिड था क्या? हाँ सर वो वैलिड था। पर बाद में मोदी जी ने आके लॉ बदल दिया, या एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सरकमस्टांसेस बदल दिए क्या? हाँ सर मोदी जी ने आके सरकमस्टांसेस बदल दिए, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, क्योंकि चेंज ऑफ लॉ होने के कारण अब ये एनफोर्शिएबल रहा क्या? नहीं सर, अब ये एनफोर्शिएबल नहीं रहा। इसका मतलब मैं बोलूंगा ये अनएनफोर्शिएबल हो गया है, या नॉट, क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, या नॉट एनफोर्शिएबल हो गया है। पर पहले वैलिड था, तो क्या उस समय ये एनफोर्सेबल था क्या? हाँ सर पहले ये एनफोर्सेबल था, बट बाद में ये क्या हो चुका है, अब नॉट एनफोर्सेबल हो चुका है। क्या हो चुका है बोलो बच्चों, अब ये नॉट एनफोर्सेबल यहां पर हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? क्विकली क्विकली बोलो, क्या पहला एग्जांपल आपको क्लियर? तो मतलब सर आपका कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब वैलिड है, पर बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसके कारण अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहां पर कौन है बच्चों, यहां पर मैं हूं और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हॉर्स है, तुबड़ुक तुबड़ुक, समझे आप बात को? ऑल राइट सर। अब होता क्या है, हर्ष को ये हॉर्स दिखा और हर्ष कहता है मुझे सर ये घोड़ा खरीदना है करके, आप बताओ कितने में ये घोड़ा बेचोगे? मैंने हर्ष को कहा कि हर्ष मैं 50,000 में ये घोड़ा बेचूंगा। हर्ष ने मुझे आज 50,000 रुपए दे दिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर को मुझे हर्ष ने 50,000 रुपए दे दिए। मैंने हर्ष से कहा कि मैं तुमको 10 सितंबर को क्या करूंगा, मैं तुमको 10 सितंबर को घोड़ा दे दूंगा। बट मैं बताऊं आपको होता क्या है, 5 सितंबर को घोड़ा जहां पर रखा जाता है उसे स्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, स्टेबल। जैसे लॉयन के इसको डेन कहते हैं, आप जहां रहते हो उसको हाउस कहते हैं, वैसे घोड़ा जहां पर रहता है उसे स्टेबल कहते हैं। अब घोड़े का जो स्टेबल है वो अनस्टेबल हो गया और वहां पर क्या लग गई, आग लग गई, और जिसके कारण घोड़ा जल के बादलों में फना हो गया, यानी कि घोड़ा मर गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं घोड़ा तुम्हें जिंदा होना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है हर्ष के साथ, मुझे उसको घोड़ा देना है, तुम्हें जिंदा होना पड़ेगा, कसम की कसम, कसम से घोड़ा तुम्हें जिंदा होना पड़ेगा फिर से? मुझे जरा एक बात बताइए, क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं सर ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कैसे हो सकता है सर, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली जब कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर को बनाना तब ये वैलिड था, बट 5 सितंबर को कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड यानी कि अनएनफोर्सेबल हो गया। इसे चेंज इन सर्कमस्टांसेस कहा जाता है,
सब एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, इसे बोला जाता है चेंज इन सर्कमस्टांसेस। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? चेंज इन सर्कमस्टांसेस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना मुझे जल्दी से। क्या आपको ये बात एकदम क्लियर क्लियर है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट है, एकदम जमा जमा है ना? जमेश की नहीं जमेश? जमेश सर, बिल्कुल बिल्कुल जमेश, है ना? एकदम बढ़िया से समझ में तो आ रहा है सर, मस्त से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने सर इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा किया। आओ जरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो क्या, सेक्शन नंबर 2J डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट विथ सीजेस। विच सीजेस का मतलब, सीजेस का मतलब होता है टू स्टॉप। क्या मतलब होता है बोलो? टू स्टॉप। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रुक जाता है एनफोर्स होने से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रुक जाता है एनफोर्स होने से, तो हम लोग बोलेंगे इट बिकम्स वॉइड जब से ये सीज हो रहा है एनफोर्स होने से। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रुक रहा है एनफोर्स होने से, तो जब से ये रुक रहा है तब से हम लोग उसे वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? तब से हम लोग उसे वॉइड कहते हैं। ठीक है, ओके सर। अब देखो 10, void contract is the one which cannot be enforced in court of law। इसका मतलब क्या हुआ? void contract वो होते हैं जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। कहां पर बोलो बच्चों? कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस, एग्जाम्पल पढ़ लो, ये एग्जाम्पल पढ़ो ना ये वाला, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल पढ़ो। देखो क्लैरिफिकेशन से बोल भी रहे कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है ना, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, बट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपन लोग उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि कोई चीज अगर एनफोर्सेबल ही नहीं हो रही है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बोलोगे। बट इस चीज को समझने के लिए कि पहले वैलिड था बाद में वॉइड हुआ, इसलिए बस नाम के लिए इसे क्या बोला जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। समझ में आया क्या? क्या आप सभी लोगों को ये पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? तो मैं चलूं फिर अगले पॉइंट के ऊपर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पर मैं चाहता हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप आपके नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिख लो। व्हेन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। वो वॉइड कब होता है? जब से। व्हेन इट बोला है मतलब जब से वो सीज हो रहा है एनफोर्स होने से, तब से वो वॉइड माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो बच्चों? तब से वो वॉइड माना जाता है। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? डन है क्या? डन डन डन, बोलो बच्चों, डन डना डन डन। यस सर। चलो, क्या मैं आगे बढ़ू? बोलते नहीं आप लोग। क्या मैं आगे बढ़ू? क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़े या नहीं बढ़े? बोलो। हाँ सर, आगे तो बढ़े, आगे तो बढ़ना ही चाहिए सर। चलिए सर, आओ आगे बढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूंगा मैं। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या कहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, समझो आप बात को। तीसरा पॉइंट बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मेंट बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? आओ जरा देखते हैं। डेफिनेशन तो पढ़ते हैं पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, फिर आगे देखेंगे। देखो सेक्शन नंबर 2I, आई मतलब वॉइडेबल। क्या होता है बोलो बच्चों? वॉइडेबल, वॉइडेबल। अब देखो क्या, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज।
बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा मैंने, बोलो, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर क्या बेटा, ये कौन है, ये है आईजी सर। ये कौन है बोलो बच्चों, आईजी सर, ठीक है ना, ये मैं हूं। और यहां पर है बच्चों मेरी जमीन, क्या है बोलो जल्दी से, ये है मेरी जमीन, ठीक है ना, जमीन। ऑलराइट, अब होता क्या है, मेरे एरिया में बच्चों, मेरे एरिया में एक डॉन है, क्या है बोलो जल्दी से, मेरे एरिया में एक डॉन है, ठीक है। टैक्सेशन मैन कह रहे हैं सर आप दो जगह लाइव कैसे हो, वहां बेटा मेरा बॉडी डबल पढ़ा रहा है, ठीक है ना, वहां मेरा बॉडी डबल पढ़ा रहा है या मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यस, ऑलराइट। चलो अब देखो क्या, अब सुनो ना, मेरे यहां पर एक डॉन है, डॉन का नाम क्या है बच्चों, छोटा डॉन, क्या है बोलो जल्दी से, छोटा डॉन निकिता, क्या नाम है बोलो, छोटा डॉन निकिता, ठीक है ना, यस। ये निकिता जो है ना, ये डॉन है मेरे एरिया की बच्चों, जो एकदम खतरनाक खूंखार है। एक बार निकिता की नजर पड़ती है किसके ऊपर, देखो निकिता की नजर पड़ती है इस जमीन के ऊपर। निकिता क्या कहती है, निकिता कहती है यहां पर कि यार इस एरिया में सारी जमीनें जो है ना वो तो ड्राई हो चुकी है, बस इकलौती ये जो जमीन है ये अभी भी हरी है, मतलब ये जमीन ही एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी की जमीन है, मुझे ये जमीन चाहिए। इस जमीन की कीमत कितनी है, 1 करोड़ रुपए की है। निकिता आती है मेरे पास और कहती है मुझे जमीन दे दो, मैंने कहा मुझे जमीन नहीं बेचना। निकिता गन निकालती है, सर पर रखती है और कहती है जमीन बेच दो, मैंने कहा 1 करोड़ के। निकिता ने गन भी लोड कर दी, मैंने कहा आपके लिए लेकिन 10 लाख रुपए की जमीन है। मतलब निकिता ने क्या किया, निकिता ने यहां पर बेटा बंदूक रखा, समझे क्या बात को, निकिता ने यहां पर बंदूक रखा, क्या रखा बोलो बच्चों, बंदूक रखा यहां पर, और मेरे से फोर्सफुली, मेरे से फोर्सफुली, मेरे से फोर्सफुली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करवाया, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाया। मेरी क्या इच्छा थी क्या कॉन्ट्रैक्ट करने की, नहीं, मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उस जोर जबरदस्ती के कारण मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ निकिता के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर अब आप सोचो ना, अब जस्ट आप सोच के देखो, इसे हम लोग कहते हैं कोवर्जन। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कोवर्जन यानी कि फिजिकल यहां पर क्या करना, अब्यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, इसे कोवर्जन। आप जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, मेरे साथ बुरा हुआ या बहुत बुरा हुआ, आप बोलो ना, क्या आपके भी आंखों में आंसू आए कि नहीं आए। वो बच्ची जो रिकॉर्डेड देख रही है वो तो टप टप रो रही है बच्चों, उसके हाथों में रुमाल है। सर क्या बताऊं आपको, सर बहुत रोना आ रहा है, निकिता ने जमीन ले ली, बहुत रोना आ रहा है सर, देखो भीग चुका है बेटा ये पूरा, आपके भी आंखों में आंसू, मेरे भी आंखों में आंसू, लॉ के नजरों में भी आंसू आए बच्चों। लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा यार ये आईजी सर के साथ बहुत बुरा हुआ, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा बुरा हो किसी के भी साथ, तो एक काम करो ना, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है जो CUFM से बनते हैं ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोल दो। सर वॉइडेबल में क्या होता है, वॉइडेबल के अंदर आप है ना, जिस पार्टी के साथ बुरा हुआ है इसे एग्रीव पार्टी कहते हैं, ये इसको हिंदी में बोलूं तो दुखी आत्मा कहते हैं। इस पार्टी को ऑप्शन आपने देना चाहिए, क्या देना चाहिए बोलो बच्चों, ऑप्शन आपने देना चाहिए कि आईजी सर अगर चाहे ना तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि निकिता ने मेरे ऊपर बंदूक रखी थी, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, इसलिए मैंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया। क्या किया बोलो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें, मतलब सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता क्या है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट CUFM के द्वारा जोर जबरदस्ती से किया जाता है, और जो एग्रीव पार्टी होती है, दुखी आत्मा होती है, उसको हम ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, लेकिन ये ऑप्शन दूसरे पार्टी के पास नहीं होता है, ये ऑप्शन केवल और केवल एग्रीव पार्टी के पास होता है। किसके पास होता है, एग्रीव पार्टी के पास होता है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं सर, लेकिन आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। फिर
क्या कहा मैंने, बोलो। अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। फिर समझ में आ रहा है कि आपको बातें? हाँ सर, अब हमको समझ में आ रहा है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है। अब डेफिनेशन को जरा फिर से पढ़ो। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। यानी कि आईजी सर के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, बट दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है, तो इस केस के अंदर इसे बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। This in fact is the one when one of the parties is in a position to avoid performing his part of contract and agreement becomes voidable. Such right may arise from the contract that contract may be formed by CUFM। देखो लिख के आ गया यहाँ पर, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation से। इसका मतलब एक पार्टी के पास ऑप्शन आ सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, चलो सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, when agreement is enforceable at law, when agreement is enforceable at law या by law, when agreement is enforceable by law at option of one or more parties, at option of one or more parties, but not at option of other। चलो आओ ध्यान दो, आप लिखो चलो डन है, डन 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 डन, बोलो बोलो बोलो, यस। आ जाओ, अगला 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 सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे अब। अगला पॉइंट कौन सा है? देखो अगला पॉइंट है अपने को पढ़ना है सीधा बुक से, और वो है अपने को डिफरेंस पढ़ना है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, मतलब ये पहले वैलिड होता है बाद में वॉइड होता है। बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, समझना, जो एनफोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, तो हम लोग इसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट सर, अगला देखो कॉज। कॉज में सर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, क्यों? ड्यू टू चेंज इन लॉ यहां पर होता है, और ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस यहां पर होता है। ठीक है, पर सर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब बनता है? जब कंसेंट फ्री नहीं होता, मतलब CUFM में बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता हूं।
सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया तो अब वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है उसको परफॉर्म करना। लेकिन यहां पर बच्चों क्या बोल के रखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एग्रीव पार्टी यानी कि आईजी सर एक रीजनेबल टाइम के अंदर मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करता हूं तो ऐसे केस के अंदर दूसरी पार्टी क्या क्लेम कर सकती है क्या परफॉर्मेंस को? यस। मतलब निकिता के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ घर बेचने का, अगर मैं इसको सही समय चलते मैं इसको अवॉइड नहीं करूंगा ना, तो निकिता बोलेंगी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और निकिता कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स फिर कर पाएंगी क्या? बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ समझना, मैं आपको एक शॉर्ट में लाइन लिखवा रहा हूं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट until avoided is valid. Voidable contract until avoided is valid. Voidable contract until avoided is valid. Is valid. अब सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के पास कोई राइट नहीं आता, पर सर समझना, द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री हैज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल के रखा है बोलो बच्चों? हैज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाओगे यहां पर, और यहां पर कोई राइट अवॉइड वगैरह का कोई राइट वाइट नहीं आता सर। यहां पर यूजुअली वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, नॉट एनफोर्सेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो बच्चों? नॉट एनफोर्सेबल हो जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ो, जल्दी से पढ़ेंगे एक बार फटाफट इसको, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। सर सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो मान्या। कल आएंगा ना ये इलीगल पढ़ेंगे ना अपन, कल ये कल पढ़ेंगे अपन, अभी आज जितना हुआ है उतना पढ़ो आज। ठीक है, चलो डन है आपका। पूछो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज का अपना यहीं पर समाप्त होता है बच्चों सेशन। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट जल्दी से बता देंगे। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट, डाउट या नो डाउट, फटाफट डाल दो। डाउट या नो डाउट? नो डाउट है तो बहुत बढ़िया सर, आज के लिए अपन करेंगे केवल और केवल इतना फिर। ठीक है, चलो बच्चों, तो मिलेंगे कल के क्लास के अंदर। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।